the last video we have discussed the Hertz experiment who gave the photoelectric effect. Hertz experiment क्या था, उसने किस तरीके से photoelectric effect को explain किया, उसकी observations क्या थी, that we have studied in the last video. Today in this video we will discuss the explanation regarding photoelectric effect which was given by Einstein. ठीक है जी, आज हम क्या पढ़ेंगे? Explanation of photoelectric effect by Einstein. देखिए हर्ट्ज ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो लगभग किया था 18th सेंचुरी में. ठीक है जी, आइंस्टाइन ने आके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया इन अराउंड 1905. 19th सेंचुरी में आके उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया. अब आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने कहा जो लाइट है इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्ट्रिंग ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स. That means according to Einstein, light consists of particles. That particles are known as photons. और उसने बोला जो लाइट के अंदर photons हैं, they travel with the velocity of light. क्या कहा आइंस्टाइन ने? आइंस्टाइन said that light consists of photons and these photons move with the velocity of light. ये photons किसके साथ move करते हैं? लाइट की velocity के साथ. और लाइट इंसिडेंट हो रही है उसमें जो हर एक फोटोन है, each and every photon has its specific energy. हर एक फोटोन की स्पेसिफिक एनर्जी है and that energy is equals to h nu which was given by Planck. ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी है. क्या बोला आइंस्टाइन ने? once again I am repeating कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है that light consists of photons and each photon travel with the velocity of light. लाइट की वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है और हर एक फोटोन की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी है. दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू h nu वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है जी, जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है. दैट इज इक्वल्स टू 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second when u is the frequency. अब देखिए इसके बाद आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने इस चीज को एलैबोरेट करते हुए कहा कि जिस मेटल के सरफेस पे, ठीक है, ये दिस इज द मेटल सरफेस, ये है मेटल. ठीक है, इस मेटल के सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, जब ये इसके साथ इंसिडेंट होते हैं तो यहां से क्या एमिट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. मेटल के सरफेस से क्या एमिट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इतनी आसानी से एमिट नहीं होते. इट इज नॉट एन इजी टास्क टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल. रीजन, मेटल का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो इन इलेक्ट्रॉन को बड़ी स्ट्रॉन्गली एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है. ठीक है, क्या बोला? जब ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है मेटल के सरफेस पे, हम कहना बहुत आसान है, मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक की लाइट और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया मेटल के सरफेस से. बट इट इज नॉट एन इजी टास्क. जो ये इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर, जो न्यूक्लियर मेटल का न्यूक्लियर है वो इन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपने पास पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है. एंड दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स जिससे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के साथ होल्ड होते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज बाइंडिंग फोर्स. जिस फोर्स से न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, दैट फोर्स इज नोन एज बाइंडिंग फोर्स. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर इस इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से एस्केप होना है, इफ द इलेक्ट्रॉन वांट टू गेट एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, तो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम कर जाए. क्या बोला? इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए कि वो बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम कर जाए. तो दैट मीन्स एटलीस्ट हमारे पास या तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी, जितनी एनर्जी होनी चाहिए, या फिर उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए. ठीक है जी. नेक्स्ट उसने क्या बोला? नेक्स्ट ही said that कि जैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से रिमूव करना है तो हमें क्या चाहिए? मिनिमम एनर्जी चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. ठीक है जी. इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने स्ट्रॉन्ग फोर्स, दैट मीन्स बाइंडिंग फोर्स से पकड़ के रखा है. अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से इजेक्ट करना है, बाहर निकालना है, तो हमारे पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए. दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी. उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड एनर्जी.
थ्रेशोल्ड एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम और क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड इज एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन को डब्ल्यू न्यू नॉट। तो हम ये बोल सकते हैं डब्ल्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब सेम है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर होता क्या कई बार अब ये कह लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर ये चीज बोली गई कि अगर मेटल के सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और मेटल के सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं, जो इंसिडेंट लाइट है, स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए मिनिमम एनर्जी से, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल कि अब ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये लाइट स्ट्राइक कर रही है 10 जूल की एनर्जी है, ठीक है जी, और मैं बोलती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इजेक्ट होने के लिए 8 जूल की एनर्जी चाहिए। क्या बोला? जो इंसिडेंट लाइट है, तो स्ट्राइकिंग फोटॉन्स है, किस एनर्जी से ट्रेवल कर रहे हैं? 8 जूल की, ठीक है जी। जब ये मेटल से टकराते हैं और हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से इजेक्ट होने के लिए 8 जूल की एनर्जी चाहिए। अब कितनी एनर्जी बच गई? 2 जूल। जो बाकी की 2 जूल एनर्जी बच गई है वो बची नहीं है। दैट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वो एनर्जी कैसे यूज हो रही है? एज अ काइनेटिक एनर्जी, ताकि वो वहां से बाहर खींच सके इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए, तो दैट मीन्स हम ये बात बोल सकते हैं, एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है कि जो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स है, जो फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स दैट इज एच न्यू, वो मिनिमम एनर्जी जितनी इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए चाहिए, जैसे मान लीजिए ये 10 थी, इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए कितनी चाहिए? 8 जूल। बाकी की जो 2 जूल बची दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। मैंने आपको बोला था जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए 8 जूल की एनर्जी, बाकी की जो बची हुई 2 जूल की एनर्जी है दैट इज यूज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी टू एमिट द इलेक्ट्रॉन या टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो किसकी इक्वल आई? 10 जूल। तो हमने कितनी लेट की थी स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी? 10 जूल। तो दैट मींस हमारे पास एक रिलेशन आ गया, h nu is equals to h nu naught plus kinetic energy. Kinetic energy का formula half mv square. So this is the relation which we have got using Einstein explanation. अब देखते हैं आइंस्टाइन ने क्या क्या कंक्लूजन्स दिए। देखिए कंक्लूजन्स क्या हैं। फर्स्ट केस वो कहता है कि अगर स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाए, अगर स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की जो एनर्जी है, या पहले सिंपल वाला केस करते हैं, रुकिए पहले ये वाला केस करते हैं। हाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले कौन सा करते हैं, पर स्टिल इसका मतलब है स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। ये हो गई स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी, ये हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी, दैट मीन जो मिनिमम एनर्जी है वो क्या है? ज्यादा। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट नहीं होंगे। ठीक है जी, क्या बात बोली कि जो स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, लेकिन स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड या इजेक्टेड, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। और तीसरा केस आपके पास आ जाता है कि अगर स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट होंगे, बट कैसे? काइनेटिक एनर्जी के साथ।
the emission of electrons will have kinetic energy. जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये तीन केसेस आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि अगर स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। अगर स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, एमिट होंगे। लेकिन अगर स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट विद काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन थी ना, आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन इसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन भी किया। क्यों, कहाँ से हमें पता लगा ये पार्टिकल नेचर है? क्योंकि वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी को जस्टिफाई कर रहा है। और प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? लाइट यूज्ड टू हैव पार्टिकल नेचर, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये बात की आइंस्टाइन ने कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो दैट मींस उसके ऑब्जर्वेशंस, उसके कंक्लूजंस ये बात कहते थे कि द लाइट यूज्ड टू हैव पार्टिकल नेचर व्हिच वाज इवन एक्सप्लेन्ड बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब एक बात और जो इम्पोर्टेंट है व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, वहां पे जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही थी कैथोड पे। कैथोड का जो मेटल है, जो नेगेटिव टर्मिनल पे हो रही है लाइट इंसिडेंट हो रही है, वो ऐसे मेटल होंगे जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? लोअर, लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लो है, तो दैट्स व्हाई ये यूज किए जाते हैं। और सबसे ज्यादा लो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज ऑफ cesium. So most of the time cesium is used for cesium was actually used for the experiment. So this was the complete explanation of photoelectric effect. Now we are going to deal with the numericals relating to photoelectric effect. ठीक है जी, photoelectric effect से related आपको जो numericals provide किए हैं उसको डील करेंगे। देखिए, calculate, the first question is calculate maximum kinetic energy of photoelectrons. आपको क्या निकालनी है? kinetic energy निकालनी है। when a light of frequency दे रखी है that is 2 into 10 raised to 16 hertz, which means it is 2 into 10 raised to 16 second inverse. 1 hertz is equals to 1 second inverse. Is irradiated on a metal surface with threshold frequency. क्या बोला आपको? दोबारा सुनो क्वेश्चन। कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। लाइट की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। इज इरेडिएटेड ऑन अ मेटल सरफेस विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 8.68 into 10 raised to 15 hertz, which is equals to 8.68 into 10 raised to 15 second inverse. चलिए, हमने अभी भी क्या रिलेशन करता है? एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस, जिसको हम वर्क फंक्शन में बोलते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या बनेगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहां से आप एच कॉमन निकाल सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट विच इज इक्वल्स टू, चलिए एच की वैल्यू हो गई 6.626 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 जूल सेकेंड। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू 16 सेकेंड इनवर्स माइनस 8.68 इंटू 10 रेज़ टू 15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी इन जूल। ठीक है, यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी इन जूल, दैट इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18। So this is the maximum possible kinetic energy of the photoelectron. Very simple numerical.
जस्ट आपको क्या करना था, फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना था. सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन. देन सेकंड क्वेश्चन, चलिए देखते हैं व्हाट इज आवर सेकंड क्वेश्चन. लाइट ऑफ वेवलेंथ, सेकंड क्वेश्चन इज लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम. एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम. हमें पता है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ही लेते हैं. 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10. Light of wavelength 5000 angstrom falls on metal surface of work function 1.9 electron volt. Work function means W naught. वर्क फंक्शन को हम और क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो एच न्यू भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू दी हुई है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखिए है तो एनर्जी के स्टैंडर्ड यूनिट हमने क्या कर रखा है, जूल. तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है. देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. Therefore W naught H nu naught is equals to 1.9 into 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. क्या है आपके पास क्वेश्चन में, उसने आपको क्वेश्चन में बोले एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10. और आपको क्वेश्चन में वर्क फंक्शन दिया हुआ है. वर्क फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W नॉट या फिर H न्यू नॉट. थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी बोलते हैं वर्क फंक्शन. 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, जूल. तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे. तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. चलिए जी, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. फर्स्ट पार्ट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू. हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, तो एच सी अपॉन लेमडा. एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. हाँ जी, सी की वैल्यू होगी वेलोसिटी की 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा इज 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड दिस इज अराउंड 3.97 into 10⁻⁻19. So this was the first part of the question where you have to calculate the energy of a photon. Second part क्या है, second part is you have to calculate kinetic energy of photoelectrons. चलिए second part में आपने क्या calculate करना है, kinetic energy. देखिए we know that H nu is equals to H nu naught plus kinetic energy. तो kinetic energy हो जाएगा H nu minus H nu naught. ठीक है जी, अब देखते हैं H nu is equals to H nu. H nu की वैल्यू क्या है, 3.97 into 10⁻⁻19. ठीक है जी, माइनस H न्यू नॉट. H न्यू नॉट क्या था, वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ काइनेटिक एनर्जी. दैट कम्स आउट टू बी 9.3 इंटू 10⁻⁻20. ठीक है जी, I hope both the questions are clear to you people. If you find any difficulty, you people may ask anytime. चलिए, so this was our second question. The last question which we are going to deal is a third question, that is, देखिए हमारा third question क्या है. Let's deal with third question. When electromagnetic radiation of wavelength
300 नैनोमीटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 300 नैनोमीटर. लैम्डा इज 300 नैनोमीटर. फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम. सोडियम के सरफेस पे पड़ती है. कहने का मतलब ये एक सोडियम मेटल का सरफेस है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे पड़ रही है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 300 नैनोमीटर. इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी. यहां से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है 1.68 into 10⁵ जूल पर मोल. एक आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है काइनेटिक एनर्जी 1.68 into 10⁵ जूल पर मोल. अब व्हाट इज द क्वेश्चन फर्दर. अब आगे आपसे क्या पूछा गया ये चीजें आपके पास क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन आगे डील करने से पहले नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर ले. 300 into 10⁻⁹ मीटर. अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम. यहां पे कंफ्यूज नहीं होना. व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम. अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो वो सिंपली बोलता है इलेक्ट्रॉन्स. एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी. क्या बोला व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी. तो पहले तो ये पता लग जाए ना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के निकालने के लिए कितनी एनर्जी है. चलिए देखिए E is equals to h nu which is equals to hc upon lambda. 6.626 10⁻⁻34 c 3 into 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी आपके पास 300 into 10⁻⁹. यहां से आपके पास क्या आ जाएगी एनर्जी ऑफ फोटोन्स. एनर्जी ऑफ फोटोन्स दैट इज h nu which is 6.626 into 10⁻⁻19 जूल. So that means ये आपके पास क्या हो गई एनर्जी ऑफ व्हाट फोटोन्स. एनर्जी ऑफ फोटोन्स. अब आपको क्या निकालना है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसका मतलब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ फोटोन्स के लिए कितनी एनर्जी चाहिए. देखिए एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन्स. ठीक है जी. एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन्स तो क्या हो जाएगा जितनी एनर्जी है इनटू एवोगैड्रो नंबर. तो एनर्जी कितनी है 6.626 to 10⁻⁻19. एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23. You will get the energy of photons. और वो एनर्जी ऑफ फोटोन्स आ रही है आपकी 3.99 into 10⁵ जूल पर मोल. देखिए दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन. हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है एक लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है which is striking on the which is falling on the metal surface. metal surface कौन सा है सोडियम. किस वेवलेंथ की लाइट है 300 नैनोमीटर. उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया. वो कह रहा है कि जब इस वेवलेंथ की लाइट मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है जिसकी काइनेटिक इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1.68 into 10⁵. अब आपको क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी मिनिमम कितनी एनर्जी लगेगी. तो पहले ये पता लग जाए ना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी लगेगी. चलिए जी सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया h nu जिसको हमने सॉल्व कर दिया. अब एक इलेक्ट्रॉन की निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितनी लगेगी. 1 मोल किसी भी चीज का 1 मोल निकाल हम किसके इक्वल करते हैं मतलब अगर आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 1 मोल फोटोन्स निकालने हैं या 1 मोल किसी भी चीज का निकालना है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो एवोगैड्रो नंबर. अब आपने क्या करनी है 1 मोल ऑफ फोटोन्स की एनर्जी निकालनी है तो उसकी एनर्जी को भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर. सो दिस इज
द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। अब देखिए आगे, चलिए, एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। अगर जितने भी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इजेक्ट करने वाली, सारे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने वाली एनर्जी पता लग जाए तो हमें एक की भी पता लग जाएगी। तो वो एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी इज h nu naught। ठीक है जी। नाउ वी नो दैट h nu is equals to h nu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, ये रिलेशन हम सबको पता है। अब देखिए, आपको h nu naught मिनिमम एनर्जी चाहिए उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो मेटल के सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं, दैट वुड बी h nu माइनस काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी आपने h nu की वैल्यू निकाली थी, दैट वाज 3.99 into 10⁵ जूल पर मोल, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 1.68 into 10⁵ जूल पर मोल। चलिए, अब h nu naught की वैल्यू क्या आएगी? 2.31 into 10⁵ जूल पर मोल। कहने का मतलब कि उस मेटल के सरफेस से सारे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम कितनी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के सरफेस से निकल रहे हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? 2.31 into 10⁵। अगेन हमारा क्वेश्चन पेंडिंग है कि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए मिनिमम, जो पीछे हम निकाल रहे थे वो एनर्जी, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? मिनिमम एनर्जी पूछी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी क्या होगी? चलिए, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितनी एनर्जी अपॉन 1 मोल, विच इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई आपकी 2.31 into 10⁵ जूल पर मोल, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 into 10⁻23। तो यहां से आपके पास एनर्जी आ गई 3.84 into 10⁻19 जूल। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है जी, this was your first part. Second part, what is the maximum wavelength that will cause photoelectron to be emitted? ध्यान से पढ़ना, what is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? देखिए, maximum wavelength एनर्जी का फॉर्मूला hc अपॉन लैम्डा। ज्यादा एनर्जी कम वेवलेंथ, उसने क्या पूछी है? मैक्सिमम वेवलेंथ। ज्यादा वेवलेंथ निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? कम एनर्जी की, सबसे मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए? सो दैट मींस लैम्डा इज इक्वल्स टू hc अपॉन e, 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड। C हो गया 3 into 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन मिनिमम एनर्जी होगी तभी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो मिनिमम एनर्जी है 3.84 into 10⁻19 जूल। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द वेवलेंथ विच इज इक्वल्स टू 5.17 into 10⁻7 meter. If you want, you can convert in nanometer, otherwise in meter it is okay. I hope the topic photoelectric effect and the numericals related to the topic are clear to you people. In the next video, we will start with the new topic. Till then, thank you so much.